गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट थर्ड ईयर में आपका आज पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। तो हमारा पिछली क्लास में टॉपिक रूसो चल रहा था और हमने रूसो का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि रूसो का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसमें हमने रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत के द्वारा ये आपको पूरी तरह से स्पष्ट किया था कि रूसो का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसमें रूसो दो तरह से समझौते की बात करता है। जिस प्रकार से लॉक का समझौता भी दो प्रकार से है और लॉक जो है राज्य और सरकार दोनों को है समझौते के द्वारा वो स्थापित करता है अलग अलग। एक समझौते से राज्य की उत्पत्ति होती है और दूसरे समझौते से सरकार की उत्पत्ति होती है। तो लॉक की तरह ही हमें लॉक के जो समझौता सामाजिक समझौता सिद्धांत में जो विशेषताएं हमें रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत से हमें कुछ समानता उसमें देखने को मिलती है कि रूसो भी दो तरह से समझौते की बात करता है कि समझौता दो प्रकार से होता है, व्यक्तिगत समझौता और दूसरा सामूहिक समझौता। जो व्यक्तिगत समझौते से जो व्यक्ति अपनी जो भी है अधिकार है उनका त्याग करता है वो वापस से सामूहिक समझौते के द्वारा समाज का सदस्य होने के कारण उसे वापस पुनः अपनी जो व्यक्तिगत स्थिति का वो परित्याग करता है वो सामूहिक स्थिति में उसे पुनः प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से रूसो भी दो तरह से समझौते की बात करता है और हमने रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत में देखा था कि रूसो ने सामान्य इच्छा का जो अपना विचार प्रतिपादित किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत जो है राजनीति विज्ञान को उसकी एक मौलिक देन है कि उसने किस प्रकार से प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र का जो है उसने अपना जो मार्ग प्रशस्त किया, लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त किया। उसके चिंतन में हमें लोकतंत्र का जो है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हमें उसके चिंतन में देखने को मिलती है कि रूसो ने किस प्रकार से जो है सामान्य इच्छा के द्वारा उसने सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया और उससे जो है लोक शक्ति जो है उसका उसने महत्वपूर्ण रूप से इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि शासन में लोक शक्ति जनशक्ति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है और जो शासन जनशक्ति और लोक शक्ति पर आधारित होता है वो शासन जो है लंबे समय तक जो है कार्य करता है और उसमें शासन में क्या आती है, स्थायित्वता आती है। तो देखिए इस प्रकार रूसो ने सामान्य इच्छा के सिद्धांत के द्वारा अपने जो है लोकतंत्र के मार्ग को उसने प्रशस्त किया और इस प्रकार से रूसो का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है राजनीति विज्ञान में। कल हमने आलोचना के बाद में इसके महत्व के बारे में भी आपको बताया था कि किस प्रकार से रूसो की जो है आलोचनाएं कल हमने आपको कक्षा में बताई थी और उसके महत्व को भी हमने प्रतिपादित किया था। किस प्रकार से रूसो के चिंतन में जो है महत्वपूर्ण स्थान रूसो का राजनीति विज्ञान में है क्योंकि उसने जो अपने विचारों के द्वारा राजनीति विज्ञान में जो है अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है जो कि उसका स्थान हमेशा जो है स्मरणीय रहेगा। तो देखिए रूसो के चिंतन में हमें कई चीजें देखने को मिलती हैं। तो मैं रूसो के चिंतन में आपको बताऊंगा कि रूसो के चिंतन में किस प्रकार से हमें व्यक्तिवादी विचारधारा भी देखने को मिलती है, उसके चिंतन में हमें लोकतंत्रवादी विचारधारा भी देखने को मिलती है कि रूसो सामान्य इच्छा के द्वारा प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र की बात करता है क्योंकि सामान्य इच्छा जो है वो जनता की इच्छा जो है उसकी बात हम वर्तमान में देखते हैं कि वर्तमान में रूसो का जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र में जनमत के द्वारा जो है वो आज वर्तमान में हमें बिल्कुल सही जो है सिद्ध हो रहा है कि वर्तमान में जो शासन व्यवस्था है वो जनमत पर आधारित है, जन स्वीकृति पर आधारित है। ये विचार उस समय रूसो ने दिया था जो कि वर्तमान में बहुत ही अत्यधिक प्रासंगिक है। तो देखिए रूसो के चिंतन में हमें व्यक्तिवादी विचारधारा देखने को मिलती है, रूसो के चिंतन में हमें निरंकुश जो है शासन की जो है उसमें हमें बिल्कुल छवि देखने को मिलती है। इसी प्रकार से रूसो के चिंतन में हमें लोकतंत्र का बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें उसके चिंतन में विचारधारा देखने को मिलती है, लोकतंत्रवादी विचारधारा।
तो देखिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से रूसो के चिंतन में व्यक्तिवादी विचारधारा है। तो देखिए मैं पहले आपको रूसो के चिंतन में तो देखिए रूसो के चिंतन में रूसो के चिंतन में व्यक्तिवाद तो देखिए रूसो के चिंतन में व्यक्तिवादी विचारधारा जो है हमें देखने को मिलती है कि रूसो जो है अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत में राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानता है और राज्य के बिना भी व्यक्ति जो है अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। किस प्रकार से जो है वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण स्थान देता है, वो रूसो कहता है। रूसो का मानना है कि राज्य के बिना भी व्यक्ति राज्य के बिना भी जो है व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। राज्य के बिना भी व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, क्योंकि राज्य एक कृत्रिम संस्था है। राज्य एक कृत्रिम संस्था है। कहने का मतलब है सामाजिक समझौता सिद्धांत वाले राज्य को कृत्रिम संस्था मानते हैं, क्योंकि राज्य क्या है, मानव द्वारा निर्मित है। मानव द्वारा निर्मित होने के कारण राज्य क्या है, एक कृत्रिम संस्था है। इसी प्रकार से जो रूसो जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पक्षधर है। रूसो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पक्षधर है और वो मानता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो उसको कहीं भी बाधित नहीं होनी चाहिए। तो देखिए रूसो के चिंतन में हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात वो कहता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पक्षधर है और यह व्यक्ति को नैतिक रूप से सशक्त करती है और इसमें कमी नहीं की जा सकती। वो ये कहता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को जो है वो राज्य बाधित नहीं कर सकता, क्योंकि राज्य एक कृत्रिम संस्था है और वह जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित नहीं कर सकता। रूसो का प्रमुख कथन है कि व्यक्ति जो है स्वतंत्र पैदा होता है, किंतु वह, देखिए रूसो का एक प्रसिद्ध कथन है
व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है, व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है, किंतु वह सर्वत्र, किंतु वह सर्वत्र यानी सदैव जंजीरों से जकड़ा, सदैव जंजीरों से जकड़ा रहता है, सदैव जंजीरों से जकड़ा रहता है। अर्थात व्यक्ति स्वतंत्र है लेकिन फिर भी उसके ऊपर कई बार राज्य हस्तक्षेप करता है, कई बार और कोई घटक उस पर अपना जो है हस्तक्षेप करते हैं। तो मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन फिर भी उस पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसकी जंजीरों से वो जकड़ा रहता है। इसका मतलब है कि वह स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बंधन जो है उसकी स्वतंत्रता पर लगे रहते हैं। तो देखिए रूसो ये कहता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है और राज्य को जो है इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता मनुष्य को नैतिक रूप से सशक्त करती है, इसलिए रूसो जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण पक्षधर है। तो हम इसलिए उसको व्यक्तिवादी विचारधारा कहते हैं कि उसके चिंतन में हमें व्यक्तिवादी विचारधारा देखने को मिलती है, क्योंकि उसके चिंतन में व्यक्ति जो है प्रमुख है। इसी प्रकार से रूसो के चिंतन में हम निरंकुशवाद की झलक देखने को मिलती है। तो हम उसके बारे में अभी बात करते हैं कि रूसो के चिंतन में निरंकुशवाद, देखिए रूसो के चिंतन में निरंकुशवाद, रूसो के चिंतन में निरंकुशवाद, रूसो के चिंतन में निरंकुशवाद। देखिए रूसो के चिंतन में निरंकुश शासन की झलक हमें देखने को मिलती है, क्योंकि रूसो जो है सामान्य इच्छा को मानता है सर्वोच्च है। तो देखिए रूसो सामान्य इच्छा को सर्वोच्च मानता है और ये मानता है कि जो है सामान्य इच्छा जो है वो क्या है, सर्वोच्चता के साथ साथ में निरंकुश है। कहने का मतलब है राज्य पर किसी भी सत्ता का कोई नियंत्रण नहीं है। राज्य पर किसी भी सत्ता का कोई नियंत्रण नहीं है। राज्य जो है, राज्य असीमित, अमर्यादित व अनियंत्रित जो है
अनियंत्रित सत्ता का प्रयोग करता है। वो ये कहता है कि राज्य असीमित, अमर्यादित और अनियंत्रित सत्ता का प्रयोग करता है। इसलिए जो सामान्य इच्छा है वो सामान्य इच्छा क्या है? निरंकुश है, क्योंकि वो सर्वोच्च है। और राज्य जो है सभी संस्थाओं में सर्वश्रेष्ठ संस्था है और राज्य के ऊपर किसी भी तरह का कोई नियंत्रण स्थापित नहीं है। इसलिए रूसो की सामान्य इच्छा जो है सर्वोच्च होने के साथ साथ निरंकुश है, क्योंकि इस पर राज्य पर किसी भी सत्ता का कोई नियंत्रण स्थापित नहीं हो सकता, क्योंकि राज्य सभी संस्थाओं में श्रेष्ठ और सर्वोच्च है। इस कारण से रूसो की सामान्य इच्छा हमें निरंकुशवाद की ओर लेके जाती है कि रूसो की सामान्य इच्छा में हमें निरंकुश शासन की झलक स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। इसलिए हम कहते हैं कि रूसो की सामान्य इच्छा जो है उसमें हमें, रूसो के चिंतन में हमें निरंकुश शासन का स्पष्ट रूप से हमें झलक देखने को मिलती है, क्योंकि सामान्य इच्छा राज्य पर किसी भी तरह का कोई नियंत्रण नहीं होता। इस कारण से जो है शासन असीमित, अमर्यादित और अनियंत्रित सत्ता का प्रयोग क्या करता है? शासन करता है सामान्य इच्छा के द्वारा। तो इसलिए रूसो की सामान्य इच्छा असीमित, अमर्यादित और अनियंत्रित सत्ता का प्रयोग करने के कारण हम ये कहते हैं कि रूसो के चिंतन में हमें निरंकुश शासन की झलक जो है स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। तो देखिए, इस प्रकार रूसो का जो चिंतन है उसमें हमें व्यक्तिवाद के साथ साथ निरंकुश शासन की झलक भी हमें उसमें देखने को मिलती है। इसी प्रकार से रूसो के चिंतन में हमें समाजवादी विचारधारा की भी झलक देखने को मिलती है कि रूसो के चिंतन में जो है समाजवाद किस प्रकार से है। तो देखिए, रूसो के चिंतन में हमें समाजवादी विचारधारा की झलक देखने को मिलती है। रूसो ये कहता है कि समाजवादी विचारधारा जो है उसमें हम देखते हैं कि समाजवादी विचारधारा में हम ये देखते हैं कि संपत्ति को हम मानते हैं कि संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए और संपत्ति के केंद्रीकरण का विरोध हमें देखने को मिलता है। और ये मानते हैं कि संपत्ति जो होती है समाज में, जैसे कि हम बात करें तो मार्क्स के साम्यवादी चिंतन में भी हम यही बात देखते हैं कि मार्क्स भी जो है साम्यवादी विचारधारा में ये प्रतिपादित करता है कि संपत्ति जो है शोषण का मूल कारण है और संपत्ति के द्वारा समाज में असमानता व्याप्त होती है। तो समाजवाद भी जो है वो ये मानता है कि संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, संपत्ति जो है वो सभी में उसके विकेंद्रीकरण की बात की जाती है। तो देखिए, इस प्रकार रूसो के चिंतन में भी हमें समाजवादी विचारधारा का हमें झलक देखने को मिलती है। रूसो के चिंतन में समाजवाद तो देखिए, रूसो के चिंतन में समाजवादी विचारधारा हमें देखने को मिलती है कि समाजवादी कहता है कि संपत्ति का जो है वो केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि संपत्ति जो है समाज में असमानता को क्या करती है? बढ़ाती है। तो इसी प्रकार व्यक्तिगत संपत्ति, जो संपत्ति का केंद्रीकरण का विरोधी है समाजवाद, और ये व्यक्ति के शोषण का प्रतीक है, व्यक्तिगत संपत्ति मानता है। और रूसो भी ये कहता है कि निजी संपत्ति के कारण जो है, रूसो का भी मानना है, रूसो का भी यह मानना है कि निजी संपत्ति के कारण, निजी
संपत्ति के कारण व्यक्ति का नैतिक पतन होता है, व्यक्ति का नैतिक पतन होता है और निजी संपत्ति समाज में असमानता का मूल कारण है। निजी संपत्ति समाज में असमानता का मूल कारण है। तो देखिए, रूसो ने अपनी डिजाइन अकादमी के जो है उसमें भाषण में भी जो उसने लेख लिखा था, उसमें भी उसने विषमताओं की उत्पत्ति के बारे में उसने अपने उस वक्तव्य में, अपने उस निबंध में उसने बताया था कि किस प्रकार से असमानता का कारण क्या है। तो उसने डिजाइन अकादमी में जो निबंध प्रतियोगिता थी उसमें भाग लिया था और उसमें रूसो ने अपने निबंध लेखन में असमानता विषमता का मूल कारण बताया था। और उसी से ये स्पष्ट है कि रूसो के चिंतन में हमें समाजवादी विचारधारा देखने को मिलती है कि रूसो, क्योंकि समाजवाद भी ये मानता है कि संपत्ति का जो केंद्रीकरण क्या करता है, समाज में असमानता को फैलाता है और संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, संपत्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। क्योंकि संपत्ति जो है समाज में यदि उसका केंद्रीकरण होता है, कुछ लोगों के हाथ में संपत्ति होती है, तो समाज में मुख्य रूप से असमानता को क्या करती है, बढ़ावा देती है। तो रूसो भी इसी बात को मानता है कि व्यक्तिगत संपत्ति में उसने अपने निबंध लेखन में भी इस बात को बताया था कि असमानता का मूल कारण क्या है, निजी संपत्ति, और निजी संपत्ति के कारण ही व्यक्ति का नैतिक पतन होता है। और जिस प्रकार से उसने अपनी प्राकृतिक अवस्था में बताया था कि व्यक्ति किस प्रकार से अपना जो है सभ्य नोबल सेवेज सभ्य जीवन जो व्यतीत करता है, उसके बारे में उसने बताया था कि किस प्रकार से व्यक्तिगत संपत्ति ने मनुष्य का नैतिक पतन किया है और इस निजी संपत्ति के कारण समाज में क्या होती है, असमानता व्याप्त होती है। तो इसलिए रूसो के चिंतन में हमें समाजवाद की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है कि समाजवादी विचारधारा के समान ही रूसो भी जो है संपत्ति के केंद्रीकरण का विरोधी है और संपत्ति के केंद्रीकरण को वो क्या करता है, ये मानता है कि समाज में असमानता का मूल कारण क्या है, निजी संपत्ति है। तो देखिए, इसी प्रकार से रूसो के चिंतन में हमें जो सामान्य इच्छा जो है, रूसो की सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है, वह है प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त करता है। तो देखिए, इस पे रूसो के चिंतन में हमें लोकतंत्र के भी जो झलक देखने को मिलती है, प्रशस्त करता है। तो देखिए, इस प्रकार रूसो का जो चिंतन है उसमें हमें प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र की बात जब वो करता है कि सामान्य इच्छा जो है के द्वारा प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र का मार्ग जो है हमें स्पष्ट रूप से प्रशस्त हुआ दिखता है कि उसकी सामान्य इच्छा, जिसमें वो सामान्य इच्छा यानी लोगों की सभी की आदर्श इच्छाओं का योग होती है और उसको वो कहता है कि शासन का आधार है। तो इस प्रकार से वो प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त करता है। तो इस प्रकार से रूसो के चिंतन में हमें व्यक्तिवाद, समाजवाद, निरंकुश शासन और लोकतंत्र की उसके हमें चिंतन में स्पष्ट रूप से जो है छवि दिखाई देती है।